हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एसबीआई पीओ के मेंस का एग्ज़ाम काफ़ी पास आ गया है। 5 दिसंबर 2023 इसकी डेट है। तो अब चूँकि हैंडफुल ऑफ डेज़ ही हैं, 5 डेज़ हैं आपके पास हम लेके चले तो काफ़ी एस्पिरेंट्स जो ये एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके माइंड में क्वेश्चन है कि 5 डेज़ को किस तरह से एफिशिएंटली यूटिलाइज कैसे करें जिससे मैक्सिमम आउटपुट आपका निकल सके। तो आज का जो सेशन है वो इसी के रिगार्डिंग है कि इन 5 डेज़ में आप इंग्लिश सेक्शन के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किन बातों को आपको ध्यान में रखना है जिससे आप इस सेक्शन को मतलब मैक्सिमम वे में यूटिलाइज कर सको। क्योंकि इंग्लिश देखिए एक स्कोरिंग सेक्शन है, इसमें काफ़ी स्कोर आते हैं बच्चों के। तो वैसा अगर कोई एस्पिरेंट है जिसकी इंग्लिश ठीक ठाक है, मीन्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं पर बहुत बुरी भी नहीं है, वो भी इस सेक्शन से काफ़ी एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ मार्क्स ऑब्टेन कर सकता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो जो दो बातें आपको माइंड में रखनी है पेपर जो इंग्लिश सेक्शन है उसके रिगार्डिंग, कि एक मेजर चंक जो होगा पेपर का वो आपका रीडिंग फोकस्ड होगा। यानी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस वहाँ पे होंगे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस होंगे, कितने हो सकते हैं? अब एक मेजर चंक ही जब आरसी इन्वॉल्व करता है तो काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आरसी के ही होंगे। तो आप एटलीस्ट 2 आरसी तो लेके ही चलिए कि आपको आएंगे। 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, 3 आरसीज भी आ सकते हैं, 4 आरसीज भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। अब आरसीज कैसे होंगे? तो जो मोस्टली आरसीज होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि कोई एक पैसेज का ही, एक पैराग्राफ का ही आरसी है, या 2 और 3 पैराग्राफ्स के शॉर्ट आरसीज हैं। अब इनके क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं? तो इनसे आप इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक पैसेज है, उससे आपको इन्फर करना है सर्टेन सेंटेंसेस, सर्टेन डेटा कि ये इन्फर हो रहा है या नहीं हो रहा है, वैसे आ सकते हैं। थीम बेस्ड आ सकता है, टोन बेस्ड आ सकता है, ठीक है, पर्पस बेस्ड आ सकता है। मीन्स कि जो एग्जामिनर है वो एक आरसी का पैसेज देके आपसे उस आरसी की थीम पूछ सकता है, उस पूरे आरसी की, या फिर एक पर्टिकुलर पैराग्राफ की थीम पूछ सकता है, उसकी टोन पूछ सकता है, पर्पस पूछ सकता है कि ऑथर का पर्पस पैसेज में क्या है या इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में क्या है। ठीक है, उसके अलावा ऐसे सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं? ठीक है, तो सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन उस तरह के होते हैं जिसमें आपको एक सेंटेंस दिया गया है और आपसे पूछा जाएगा कि ये सेंटेंस किस पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस कर सकता है या किस पैराग्राफ के कंक्लूजन में एंड पे आ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों ही टाइप्स के क्वेश्चन या इससे रिलेटेड कोई और पैटर्न हुआ वो भी आ सकता है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहेंगे। बट अगर आप देखें इन तीनों को ही हम देखें, इन्फ्रेंस बेस्ड को देख ले, थीम टोन पर्पस बेस्ड को देख ले या सेंटेंस बेस्ड को देख ले, तो यहाँ पे आपकी रीडिंग स्किल टेस्ट हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी रीडिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आपकी रीडिंग स्किल एज वेल एज आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। ठीक है, अब करना क्या है आपको इन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए? तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी 5 डेज़ हैं, पर डे आप एक आर्टिकल पढ़ो। ठीक है, ये बेटर हो कि आप मल्टीपल टॉपिक्स पे आर्टिकल पढ़ो। ठीक है, इकॉनमी पे पढ़ लिया, साइंस बेस्ड पढ़ लिया, एडिटोरियल पढ़ लिया। इससे क्या होगा, आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो मेंटेन रहेगी। क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम है, तो एक तो आप ये एक्सपेक्ट करो कि आरसी सिंपल नहीं होंगे, वो हल्का सा डिफ़िकल्ट साइड की तरफ इंक्लाइंड होंगे। ठीक है, सेंटेंसेस लेंदी भी हो सकते हैं। तो आपकी रीडिंग स्पीड जितनी अच्छी होगी, आप उतनी ही जल्दी आरसी को पढ़ के, आरसी को समझ के उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो रीडिंग पे फोकस्ड होना है आपको। ठीक है, सेकंड, वो कैब बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है इससे। ठीक है, अब अगर वर्बल आरसी आ गई, ठीक है, अब वर्बल आरसी में क्या है, अब वो आरसी में ही फिलर क्वेश्चन आ गए या वर्ड रिप्लेसमेंट या वर्ड रीअरेंजमेंट आ गया। ठीक है, तो वो कैब बेस्ड भी हो सकता है, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। अब आपको इन 5 डेज में कोई नया वो कैब, कोई नए वर्ड्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितना वर्ड अभी तक याद किया है
वो सफिशिएंट है, एग्ज़ाम में वो आपके काम आएगा। अभी आपको रीडिंग पे ही फोकस्ड करना है, ठीक है, बस रीड करनी है, रीड 1 और 2 आर्टिकल्स पर डे, ठीक है। तो ये हो गया आरसी का। अब अगर हम ग्रामर बेस्ड देखें, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो ग्रामर बेस्ड सेक्शन भी होता है मेंस में, उसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ग्रामर बेस्ड भी देख लेते हैं हम कि ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं। अब जैसे आप प्री एग्ज़ाम देते हो तो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन जैसे एरर स्पॉटिंग हो गया, फिलर हो गया, आपका जैसे आपको फाइंड आउट करना है वर्ड कौन सा एरर है, वर्ड रिप्लेसमेंट हो गया, वर्ड रीअरेंजमेंट हो गया, तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न पे रिलाई करते हैं। लाइक एरर स्पॉटिंग है तो सारे क्वेश्चन एरर स्पॉटिंग के ही होंगे, फिलर है तो सारे क्वेश्चन फिलर के ही होंगे, अब वर्ड रिप्लेसमेंट है, वर्ड रीअरेंजमेंट है तो वो भी उस तरह का ही होगा। बट जब आप मेंस की बात करो तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करके चलो कि आपको 2 पैटर्न कंबाइंड मिलेगा। मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि कंबाइंड पैटर्न आपको आ सकता है। अब कंबाइंड पैटर्न लाइक फिलर के साथ वर्ड रीअरेंजमेंट या वर्ड रिप्लेसमेंट दे दिया, या एरर डिटेक्शन में वर्ड रिप्लेसमेंट दे दिया, ठीक है। या फिर जो बहुत कॉमन है क्लोज पैसेज में, ये बहुत देखने को मिलता है स्पेशली इन मेंस एग्जाम, कि क्लोज पैसेज में ही आपको एरर डिटेक्शन भी है, फिलर भी है, फ्रेजेस भी है, ईडियम भी है, वर्ड रिप्लेस भी करना है, वर्ड रीअरेंज भी करना है। तो आप ये एक्सपेक्ट करके चलो कि आपको मिक्स पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे मिसलेनियस वर्बल सेक्शन, अगर हम वर्बल सेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, तो देखिए भले ही 2 पैटर्न कंबाइन है बट आपको कॉन्सेप्ट तो पता है, आपको पता है फिलर में क्या करना होता है, आपको पता है एरर में क्या करना होता है, सेम आपको वर्ड रीअरेंजमेंट भी पता है क्या करना होता है। तो वही कॉन्सेप्ट्स आपको लगाने हैं। इनको सॉल्व करने के लिए कोई बहुत अलग से आपको कॉन्सेप्ट नहीं लर्न करना होता है, कोई बहुत ये स्ट्रैटेजी इसकी ऐसी नहीं है, मतलब जो आपने किया है अभी तक बस वही यहाँ पे भी करना है। अगर एरर आता है साथ में वर्ड रीअरेंजमेंट है तो आप सेंटेंस को पढ़ोगे, उसमें से एरर ढूंढोगे, और जो सेक्शन जहाँ पे वर्ड रिप्लेस या रीअरेंज करना है आपको, वो आप उसी तरह से करोगे जैसा कि आप नॉर्मली करते हो। तो काम आपको वही करना है, बस 2 चीज़ साथ में मिल के आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए कोई अलग से कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, ठीक है, जो आपको लर्न करना है। हाँ, बस प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। आप इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कि आपका कॉन्फिडेंस इस तरह के क्वेश्चन में बिल्ड हो, आपको ऐसा ना लगे कि एक नया पैटर्न आ गया है तो आपको करना क्या है, ठीक है। तो ये हो गया ग्रामर बेस्ड। अब इसके अलावा अगर हम पैराजंबल की बात करें, अगर हम पैराजंबल की बात करें तो पैराजंबल्स किस तरह के हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेंस में। तो ये तो आप भूल जाइए कि अब जैसे हमने देखा आरसी अलग है, जो वर्बल सेक्शन है वो अलग है, तो पैराजंबल्स भी आप अलग ही मान के चलिए। पैराजंबल्स में क्या होगा, काम को वही करना होगा, बट उसमें क्या हो सकता है, एक ऑड सेंटेंस वो दे सकते हैं, ऑड सेंटेंस वो दे सकते हैं, ठीक है। अब ऑड सेंटेंस में क्या करना होता है, आपको 5 to 6 सेंटेंसेस दे दिए, आपको उनको अरेंज करना है और आपको ये भी बताना है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो उस जो पैसेज जो पैराग्राफ बन रहा है उन सेंटेंसेस से उसमें वो फिट नहीं होता है, उसकी थीम में, उसके जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें वो फिट नहीं होता है। या फिर आपको पैराजंबल में ही मिक्स्ड पैटर्न मिल सकता है, मीन्स पैराजंबल के ही किसी सेंटेंस में फिलर, किसी सेंटेंस में एरर, या फिर सारे के सारे सेंटेंस ही आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट के फॉर्म में दे दिए। तो पैराजंबल्स में भी आपको ऐसा पैटर्न एक्सपेक्ट करके चलना है। अब करना हमें क्या है पैराजंबल्स के लिए, सेम रीडिंग स्किल, क्योंकि पैराजंबल भी रीडिंग स्किल ही आपकी डिमांड करता है। आपको रीड करना है अच्छे से, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ढूंढना है, मैंडेटरी पेयर्स ढूंढने हैं, कंक्लूजन ढूंढना है, ठीक है। कनेक्टर्स पे ध्यान रखिए आप। बट जहाँ पे आपको ऑड सेंटेंस की बात आती है तो आप पहले अरेंज कर लो। जब आप अरेंज कर रहे होगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है ये उस थीम को फॉलो नहीं कर रहा है जो थीम को बाकी सेंटेंसेस फॉलो कर रहे हैं, या जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उससे ये अलग कुछ बात कर रहा है, तो वही आपका ऑड सेंटेंस होगा।
अगर मिक्स्ड पैटर्न वाला आया है तो पहले आप उस पैटर्न को देखो कि उसमें क्या है, कोई फिलर है, कोई एरर है, पहले उसको करो, फिर रिप्ले पूरा पैराजम्बल सॉल्व करो, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पेपर को अटेम्प्ट करना है, आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए। अब फोकस किस पे रहना है आपको? रीडिंग पे, क्योंकि रीडिंग आरसी में भी ज़रूरी है, रीडिंग आपकी पैराजम्बल में भी ज़रूरी है। क्लोज पैसेज की बात करें, वहाँ भी रीड करना ही है आपको। अब पूरा क्लोज पैसेज रीड करोगे तो ही आप सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। अब एरर की बात करें तो आपको एरर कैसे आ सकते हैं? एक ही सेंटेंस में मल्टीपल एरर आ सकता है। अब प्रीवियस कुछ पेपर्स में ये पैटर्न भी देखा गया था कि आपको एरर का पार्ट नहीं बताना है, आपको काउंट करके बताना है कि कितने एरर्स हैं, लाइक 5 हैं, 3 हैं, 2 हैं, ऐसे। या फिर कोई अलग पैटर्न का एरर जिसमें 4 सेंटेंसेस है, आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस एरर फ्री है या कौन सा सेंटेंसेस में एरर है, ठीक है। तो इस तरह के पैटर्न के लिए आप तैयार रहिए, काम को वही करना है। सेंटेंसेस थोड़े लेंदी होंगे, एरर थोड़ा छिपा हुआ होगा, लेकिन कॉमन होगा, कोई नया तरह का कोई नया कॉन्सेप्ट ऑफ एरर नहीं बनाया जाएगा। एरर सेम होंगे जो आप अब तक कर रहे हो, बस आपको थोड़ा ध्यान से रीड करना है, ठीक है। तो ये हो गई जो हमारा जो पेपर है इंग्लिश का, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि रीडिंग पे काफ़ी फोकस करना है आपको। डायरेक्शंस, हाँ, डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका डायरेक्शन ज़रूर पढ़ ले, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जैसे क्लोज पैसेज को ही ले ले, तो हमें क्या आदत होती है कि राइट वर्ड फिल करना है, ठीक है। या एरर को ही ले ले, हमें वो लगता है कि हाँ हमें एरर उसमें फाइंड आउट करना है, एरर वाला पार्ट फाइंड आउट करना है। बट मेंस में ऐसा हो सकता है कि आपसे एरर 5 में से 4 पार्ट्स में दे, आपको एरर फ्री पार्ट आइडेंटिफाई करना हो, या क्लोज पैसेज में आपको ढूंढना हो ऐसा जो फिट नहीं होता है। तो वहाँ पे डायरेक्शंस आप बहुत ज़रूरी है कि पढ़ ले, सारे क्वेश्चंस की डायरेक्शन आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें, जिससे आप आगे जाके कंफ्यूज ना हो जाओ, ना ही आपके आंसर्स गलत हों, ठीक है। अब एक जो मेजर सेक्शन है एग्ज़ाम का वो डिस्क्रिप्टिव का होता है, और एसबीआई पीओ एग्ज़ाम मेंस की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में इसका काफ़ी ज़्यादा, मतलब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप देख सकते हैं 50 मार्क्स की डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आती है, और ये एक सेक्शन है जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का सेक्शन आने पे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, अच्छे से वो लिख नहीं पाते, जिसके कारण उनका एग्ज़ाम 1-2 नंबर के कारण क्लियर नहीं होता। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और एक एसे, ठीक है, और एक लेटर, ठीक है। 30 मिनट्स का टाइम होता है आपके पास, आपको एसे और लेटर लिखना होता है। अब क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस सेक्शन को डील करने के लिए? तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट एसे। एसे के लिए क्या करना होगा आपको? अब सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि एसे किस टॉपिक पे आने वाला है। तो ट्रेंडिंग टॉपिक कोई होता है, मतलब जो भी टॉपिक अभी बहुत न्यूज़ में है उस पर दे सकते हैं वो एसेस। लाइक एआई हो गया फॉर एग्जांपल, एआई काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है, ठीक है, उस पर। या फिर डिजिटलाइजेशन हो गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ टॉपिक है, उस पर दे सकते हैं। तो अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, जीएस सेशंस को ले रहे हैं, तो आपको ऑलरेडी पता है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको पता होगा कि क्या चल रहा है आसपास वर्ल्ड में भी और हमारी कंट्री में भी। तो आप एक्सपेक्ट करो कि ट्रेंडिंग टॉपिक से ही आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। अब कोई सिंपल टॉपिक ही होगा, बहुत वो मतलब डीपली आपसे कुछ नहीं पूछ रहे होंगे, ठीक है। एक जेनरिक टॉपिक होगा, आपको उस पर ऐसे लिखना है। अब जब आपको टॉपिक पता चल गया, अब आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कोई टॉपिक है, ठीक है, उस पर ना 5-6 लाइक पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, जिसको आप इलेबोरेट कर सको ऐसे में, ठीक है। अब 5-6 पॉइंट कहाँ से आएंगे? तो ये वहीं से आएंगे, रीड करने से। आपने एडिटोरियल्स रीड किया, आर्टिकल्स रीड किए, जीएस के सेशंस देखे हैं, तो आपके पास इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। उससे जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप इकट्ठा करें, फिर उस इंफॉर्मेशन को आप अरेंज करें इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर, ठीक है। 3 पार्ट्स में आपका ऐसे होना चाहिए। लाइक पहला क्या होता है? इंट्रोडक्शन, ठीक है, इसमें आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बारे में बताएंगे लाइक 2 और 3 सेंटेंसेस में वो क्या है। सेकंड, बॉडी। ये जो बॉडी होगा ये मेन कॉन्टेक्स्ट कैरी करेगा। अगर ऐसा है कि कोई ऐसे किसी टॉपिक के बारे में जो डिसएडवांटेजेस है उसको डिस्कस करना चाहता है, एडवांटेजेस को, या जनरल
एक ओपिनियन के बारे में बात कर रहा है कि एडवांटेजेस कितने हैं, डिसएडवांटेज कितने हैं, फ्यूचर आउटलुक क्या हो सकता है, तो वो इस बॉडी में आएगा। फिर आपको कंक्लूजन, कंक्लूजन को आप एक बहुत ही वेरी शॉर्ट समरी के रूप में मानिए, ठीक है, वेरी शॉर्ट समरी। इसमें आपने जो कुछ भी लिखा है ऊपर में, ठीक है, उसको ही आपको समराइज करना है। बट ध्यान दीजिए कि आपने वही चीज़ रिपीट नहीं की हो, आपको एक ओपिनियन के फॉर्म में लिखना है कि दिस इज दिस, ऐसे कंक्लूज करना है आपको कि हाँ। जैसे एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, जैसे एक टॉपिक आया आपका, जैसे हमने डिस्कस किया एआई पे, ठीक है। अब एआई आपका टॉपिक है, उस पर आप ऐसे कैसे लिखेंगे? तो पहला जो इंट्रोडक्शन होगा इसमें आप क्या लिखेंगे कि एआई होता क्या है, व्हाट इज़ एआई, ठीक है, इसको आप आंसर करेंगे। फिर उसके बाद बॉडी में जो एआई से एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, जो भी मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं एआई के फील्ड में, एडवांटेजेस हुआ, ठीक है, एडवांटेजेस हो गए, उसके डिसएडवांटेजेस हो गए। फिर उसमें जो मेजर डेवलपमेंट हुए हैं उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। और फिर कंक्लूजन आप अपना लिखेंगे कि लाइक एआई का जो डेवलपमेंट है वो कैसा होना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम का अगर ऐसा है जो एआई के शॉर्टकमिंग्स को, पोटेंशियल ड्रॉबैक्स को डिस्कस कर रहा है, तो आप कंक्लूजन में लिखेंगे कि इसके रेमेडीज़ क्या हो सकते हैं, मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं। अगर एक जनरल ऐसे है जो सिर्फ डिस्कस कर रहा है एडवांटेज या डिसएडवांटेज को, तो वहाँ पे आप कंक्लूड कर सकते हैं कि एक न्यूट्रल सा बैलेंस एस्पेक्ट लेके कि डिसएडवांटेज ये है, एडवांटेज ये है, और ये हम कर सकते हैं जिससे एआई का जो भी है वो फ्रूटफुल होगा हमारे लिए। तो इस तरह से आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने चीज़ देखी कि हमने यहाँ पे सबको क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। अगर आपके पास एक ऐसे का टॉपिक आता है तो माइंड में कुछ क्वेश्चंस बना लें उससे, वो क्या है, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये क्या है, उसको आप आंसर कर दें, तो उससे भी आपका ऐसे कि जो पॉइंट्स हो गए आपको मिल जाएंगे, उससे आप सीक्वेंसली अरेंज करें, आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। लेटर भी डिस्कस करेंगे, पर लेटर का जो बॉडी है वो भी ऐसी ही होगी, ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है आपको, ऐसे के टाइम आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो ये कि अगर आपने रीड करते हुए आए हैं आप, तो आप ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक से फेमिलियर हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके पास है ऑलरेडी, तो इन्फॉर्मेशन की तो कमी नहीं होनी चाहिए। अब उस इन्फॉर्मेशन में क्या रेलेवेंट है, क्या इररेलेवेंट है, वो आपको डिसाइड करना होगा। सेकंड, आपको वर्ड लिमिट मेंटेन करके चलनी होगी, अडेयर टू वर्ड लिमिट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपका ऐसे वर्ड लिमिट को क्रॉस ना करे, ठीक है। लाइक अगर 250 वर्ड है, 200 वर्ड की वर्ड लिमिट दी गई है, तो आप उसी वर्ड लिमिट तक ही रहें, ठीक है। सेकंड, आपकी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए, क्योंकि आपको हाफ एन आवर में ही लेटर भी लिखना है और ऐसे भी लिखना है, तो आपकी टाइपिंग स्पीड कम से कम तो आप 30 वर्ड्स पर मिनट लेके चलो, कि आप एम्पल जो टाइम अलॉटेड है उसमें आप ऐसे एज वेल एज लेटर भी कंप्लीट करो, ठीक है। तो ये दोनों हो गया। सेकंड क्या है, आपने जब एरर कह रहा हूँ, आपने जब ऐसे लिख लिया तो उसमें एरर्स भी चेक कर लीजिए, एरर्स एज वेल एज पंक्चुएशन। मतलब आपने देख लिया, ऐसे लिख लिया आपने, बस एक बार ऊपर से ओवरव्यू देख लो, स्किम कर लो कि हाँ कोई मेजर एरर तो नहीं हो गया है, कहीं कोई पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप, कॉमा वगैरह छूट तो नहीं गया है, या फिर गलत तो नहीं लग गया है, ठीक है। तो ये आपकी ऐसे कि लिखने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। अब आइए हम लेटर पे आते हैं। तो अगर हम लेटर की बात करें तो दो तरह के लेटर होते हैं। एक होता है फॉर्मल, जो कि आप मेनली बैंक मैनेजर्स को या किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स को, सुपरवाइजर्स को या एडिटर को लिखते हो। दूसरा इनफॉर्मल, जो अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को लिखते हो। अब अगर आपको दोनों चॉइस मिली है, फॉर्मल भी लिख सकते हो, इनफॉर्मल भी लिख सकते हो, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप फॉर्मल के तरफ ही जाओ। क्यों? क्योंकि एक तो फॉर्मल का एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है। अगर आपको स्पेसिफाइड फॉर्मेट पता है, सही से पता है, तो आप उसको लिख दो। और जो कंटेंट होता है इसमें छोटा सा लिखना होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सिंपल आता है, एडिटर को लिखो, लाइक जो
पेट्स की प्रॉब्लम, पेट्स स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम आ गई है, या पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, या रोड रेज की प्रॉब्लम है, या मैनेजर को लिखो कि आपको कोई अकाउंट खुलवाना है या अकाउंट बंद कराना है, या कुछ भी उस तरह से रिलेटेड। तो एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक होता है, तो उस पर आपको लिखना होता है। तो ये ऐसे काफ़ी छोटा होता है, कंटेंट छोटा होता है, फॉर्मेट इसका स्पेसिफाइड होता है, वो फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इससे आप आराम से लेटर वाला सेक्शन भी कर सकते हो। इनफॉर्मल में उतना फॉर्मेट नहीं होता और आपको एक बड़ा लेटर लिखना पड़ जाता है। अब ज़्यादा कंटेंट आप लिखोगे तो एरर्स भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, टाइम भी ज़्यादा लग सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट जो फॉर्मल का है उसको आप अच्छे से देख लो और फॉर्मल लेटर को ही अपना प्रेफरेंस मानो, ठीक है। वो मैंने अपना यहाँ पे दे रखा है आपको फॉर्मल लेटर का। पहले आप सेंडर्स एड्रेस लिखोगे, अब सेंडर्स, फिर आप डेट लिखोगे, रिसीवर्स एड्रेस लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, सैल्यूटेशन, बॉडी एंड देन क्लोज। अब सेंडर एड्रेस जो आप दे रहे हो तो इसमें बहुत बड़ा एड्रेस में लिख देना, पूरा मतलब डिटेल में नहीं लिखनी कि हाँ ये रोड है, इस रोड के सामने ये दुकान है, इसके सामने वाली गली में मेरा घर है, ऐसा नहीं। सिंपल सा लिखना, ABC स्ट्रीट, फिर XYZ सिटी। अब पिन कोड पता है आपको, पिन कोड लिखना, डेट डालना। डेट का एक फॉर्मेट आप बना लो, जैसे आपने डेट लिखी 20 जून 2023, ये डेट का फॉर्मेट आप रखना, ठीक है, कोई कॉमा नहीं डालना, ऐसे ही लिखना है 20 जून 2023। फिर रिसीवर्स का एड्रेस लिखना, एडिटर को लिख रहे हो तो एडिटर, द एडिटर या द मैनेजर, अगर मैनेजर को लिखना है बैंक के तो। फिर न्यूज़पेपर का नाम लिखना है, यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम लिख देना, यहाँ पे बैंक का नाम लिख देना, ठीक है। सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है आपका, आपने सब्जेक्ट लिख दिया। अब सब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप मत डालना क्योंकि सब्जेक्ट सेंटेंस तो होता नहीं है, तो आपका सब्जेक्ट लिखना है। सैल्यूटेशन, ठीक है, डियर सर, डियर मैम लिख सकते हो। फिर आपकी बॉडी, आप ऐसे को स्टार्ट करोगे तो कुछ लाइंस तो आपको पहले ही पता है, अगर मैनेजर को है तो आप ये लाइन यूज़ करके स्टार्ट कर सकते हो, लाइक आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, ठीक है। या एडिटर को है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई विश टू कन्वे, या आई विश टू एक्सप्रेस माई कंसर्न ऑन दिस टॉपिक। फिर आपने लिखा, फिर क्लोज करते हुए है कि थैंक यू फॉर योर एफर्ट एंड अप्रिशिएशन, ऐसा आप लिख सकते हो बॉडी में, ठीक है। होपिंग फॉर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, तो ऐसे आप क्लोजर दे सकते हो। फिर सिंसियरली लिख के अपना नेम करके आप लेटर को क्लोज कर सकते हो। तो आप ये फॉर्मेट बिल्कुल ध्यान रखना है, पहले सेंडर से एड्रेस लिखना है, फॉर्मल के लिए है, डेट लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, सैल्यूटेशन लिखना है, बॉडी लिखनी है, क्लोजर करना है, ठीक है। ये फॉर्मल का है और ये सारा आप इस साइड ही लिखना। बहुत सारे मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, वो सेंडर से एड्रेस यहाँ लिख रहे हैं, डेट यहाँ डाल रहे हैं, रिसीवर से एड्रेस यहाँ लिख रहे हैं, फिर सब्जेक्ट बीच में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक आपको ये वाला ही फॉर्मेट सब कुछ साइड में होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने इनफॉर्मल लेटर लिखा है तो उसमें सेंडर से एड्रेस डालना है, आपको डेट डालना है। सैल्यूटेशन, इसमें क्या हो जाएगा, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, ठीक है, या किसी का नेम दे रखा है फ्रेंड का, डियर ये। फिर अपनी बॉडी लिखी क्लोज करते हुए, लॉट्स ऑफ लव, योर लविंगली। आप उसमें क्या लिखते हैं फॉर्मल में, योर सिंसियरली लिखते हैं, यहाँ पे लविंगली विथ लॉट्स ऑफ लव लिखेंगे, ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट कि आपका जो प्रेफरेंस है वो फॉर्मल लेटर ही होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप ये सेशन काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा आपके लिए। आपको पता चल गया इन 5 डेज़ को कैसे यूटिलाइज़ करना है। जो आपका इंग्लिश का सेक्शन का पेपर है उसमें क्या करना है, आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ठीक है, आपकी प्रिपरेशन आई होप काफ़ी अच्छी हो गई है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप पूरी तरह से एग्ज़ाम के टाइम काम रहना, ठीक है, काम एंड कंपोज्ड रहना। कोई भी नेगेटिव थॉट अपने माइंड में मत लाना, ठीक है। आपने काफ़ी मेहनत की है, आपने प्री क्लियर किया है, मेंस का एग्ज़ाम है, आप मेंस भी क्लियर कर लोगे। अपने थॉट्स को थोड़ा कंट्रोल करिएगा, ठीक है, जिससे आपको वहाँ पे कोई वरी, कोई एंग्सियस वाली फीलिंग ना हो, आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। सेकंड जो है वो आपको अपनी डाइट पे फोकस करना है, ठीक है। कोई बाहर का चीज़ मत खाने लग जाना कि जिस दिन आपकी मेंस की एग्ज़ाम है उस दिन आपकी तबीयत ख़राब हो गई। सो डाइट पे आप ध्यान रखना, वाटर इनटेक पे भी ध्यान रखना आपका, ठीक है। सेकंड, स्लीप, एडिक्वेट स्लीप लेना, क्योंकि अगर आप एडिक्वेट स्लीप लेते हो तो आपकी बॉडी ऑप्टिमम लेवल पे फंक्शन करती है, जो कि मेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है।
तो ये 3 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पेपर के टाइम में एकदम काम एंड कंपोज रहना है, ठीक है। पेपर से पहले आपको डाइट अच्छी रखनी है, वाटर इनटेक अच्छा रखना है, आपको स्लीप पूरी लेनी है, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत बातें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एग्ज़ाम के टाइम पे। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।